हेलो माय स्टूडेंट, माय नेम इज सिद्धि और आप दिख रहे हैं लॉ विद एसके। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एलएलबी करने के बाद आपके पास कितने सारे कैरियर ऑप्शन हैं। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि क्या आपको इस बारे में नॉलेज है या नहीं है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी वीडियो ऑथेंटिक नहीं मिली जिसमें उन्होंने सारे करियर ऑप्शन को डिस्कस किए। किसी ने अगर 5 किया है तो किसी ने 7 किया है तो किसी ने 2 ही किया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें छूट रही हैं। तो इस वीडियो में आपको यही मिलेगा कि आपको सारे करियर ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। बट अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देख ली है तो फिर आपको और कोई भी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की है। मैंने इसमें जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसको 2 पार्ट पे डिवाइड किए, गवर्नमेंट जॉब और एक प्राइवेट जॉब। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि प्राइवेट जॉब में हम और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, तो उससे रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम की। अब जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है? ये एग्ज़ाम पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस एग्ज़ाम में आपके प्री मेंस और इंटरव्यू आते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद आप एज अ जज अपॉइंट होते हैं। ये जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, पीसीएस जे के नाम से, वो हर स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। जैसे यूपी पीसीएस जे का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, झारखंड का अलग होगा, दिल्ली जुडिशियल सर्विस अलग होता है, और इनके काफ़ी सिलेबस डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन कोर बेसिक सब्जेक्ट्स वही होते हैं। अ, तो ये पहला एग्ज़ाम है जुडिशियल सर्विस का, जिसमें आप एज अ जज अपॉइंट होते हैं। हर स्टेट का अलग अलग पेपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम आपका है एपीओ का, दैट इज असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। एपीओ में क्या होता है, आप एज अ वकील अपॉइंट होते हैं, एज अ एडवोकेट अपॉइंट किया जाता है स्टेट की तरफ से। तो ये एपीओ की ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप सरकारी वकील बनते हैं। क्रिमिनल केसेस ही आपको मिलते हैं इसमें, और इसका भी हर स्टेट का अलग अलग पेपर होता है। आप उसका एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं जैसे जैसे वैकेंसी आती है स्टेट के। इसमें आपके 3 पेपर होते हैं, जैसे प्री मेंस और इंटरव्यू, जो आपका जुडिशियल सर्विस में भी होता है। इसके अलावा आपको इसमें काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब आप एज अ एपीओ अपॉइंट हो जाते हैं उसके बाद आपका प्रमोशन भी होता है, एसपीओ पे आते हैं आप, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर भी बन सकते हैं। तो ये आपके एक अच्छा करियर ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब में। नेक्स्ट है हमारा आईबीपीएस लॉ ऑफिसर। अगर आपका इंटरेस्ट किसी बैंकिंग लॉ में है, बैंकिंग लॉ में आपका आ जाएगा आरबीआई एक्ट, सरफेसी एक्ट, ये सारे एक्ट आप लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग लॉ में है या कॉरपोरेट लॉ में भी है तो आप इस स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। आईबीपीएस ऑफिसर का एक्ट आप देख लीजिए, काम क्या होता है। आरबीआई की जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, या और बहुत सारे एक्ट होते हैं जो बैंकिंग एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं, उन सारे एक्ट को क्या सही से फॉलो किया जा रहा है, बैंक के द्वारा फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये काम एक आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का होता है। दूसरा काम इसका होता है असेट रिकवरी का। असेट रिकवरी यानी जिस बैंक में आपका अपॉइंटमेंट हुआ उस बैंक ने जो लोन पास किया है, जो लोन दिया है, उसको रिकवर करने का जिम्मेदारी जो होती है वो आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की होती है। ये दूसरा आपका काम क्या होता है कि एसओ जो होता है वो अपने ब्रांच बैंक को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये अपने बैंक को कोर्ट या ट्रिब्यूनल में रिप्रेजेंट भी करता है। कोर्ट ट्रिब्यूनल में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जब उस पर्टिकुलर बैंक के अगेंस्ट किसी ने केस सूट फाइल कर दिया है तो वो कोर्ट में बैंक को रिप्रेजेंट करेगा और उसका पक्ष रखेगा, और ट्रिब्यूनल में भी जा। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या होती है। पहला तो आपको एलएलबी पास करना है, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अपना कराना है, 30 ईयर मैक्सिमम एज होती है, क्योंकि जनरली बैंक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें मैक्सिमम लिमिट 30 ईयर रखी गई है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम में प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। प्री और मेंस जो होता है वो एमसीक्यू बेसिस पे होता है, और इसमें मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, रीजनिंग इंग्लिश वगैरह रहती है। लेकिन अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और कंपैरेटिवली अगर देखा जाए और जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें कंपैरेटिवली ये इजी एग्जाम कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास सेबी ग्रेड ए। सेबी ग्रेड ए में जो लॉ ऑफिसर होता है उसका काम हम देख लेते हैं पहले क्या होता है। इनका काम होता है मार्केट के लिए रेगुलेशन बनाना। मार्केट कौन सा? सिक्योरिटी मार्केट की यहाँ बात हो रही है। तो जो भी सिक्योरिटी मार्केट है जैसे शेयर मार्केट,
उसमें रेगुलेशन बनाने का काम सेबी लॉ ऑफिसर का ही होता है। इसके अलावा ये देखते हैं कि जितने भी रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, क्या वो ठीक तरह से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। अगर फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो उनके ऊपर पेनाल्टीज लगाना, जिन कंपनी ने फॉलो नहीं किया है उनके ऊपर पेनाल्टीज लगाई जाएंगी, और एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन कराना कि इन्होंने क्यों ये रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। इसके अलावा सेबी को रिप्रेजेंट करना ट्रिब्यूनल में। अगर आपका इंटरेस्ट जनरल लॉ में है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या जुरिस्प्रूडेंस हो गया, और अगर आपका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ मतलब आपका कंपनी लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और तीसरा अगर सिक्योरिटी लॉ में आपका इंटरेस्ट है, यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो हमारे पास लॉज हैं, अगर इसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप ये एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें 3 एग्जाम्स होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू ऑब्वियसली। इसमें अगर आपको सिलेबस डिटेल में चाहिए होगा तो हम लोग बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज आप लोग थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए कि हमारे पास एक्चुअली ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसमें भी आपकी जो एज लिमिट होती है वो मैक्सिमम 30 ईयर होती है, कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है कैटेगरी को। और इसमें अच्छी बात ये है कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी वो हमेशा हेड ऑफिस में होगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की, यानी टीचर। अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाने में है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, उसको फिल कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए करना क्या होता है। सबसे पहले आपको अपनी एलएलबी कंप्लीट करनी है, एलएलएम करना है, और एलएलएम करने के बाद एक एग्जाम होता है यूजीसी नेट का, उस एग्जाम को क्लियर करना है। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर वैकेंसी आती है तो उस पोस्ट को फिल करने के आप उस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी इन्हांस हो जाती है। अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं तो कोई इसमें इश्यू नहीं है, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आपने पीएचडी किया है या नहीं किया इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास आरबीआई ग्रेड बी लीगल। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब होती है और थोड़ी हाई प्रोफाइल भी है। ऑब्वियसली आरबीआई में आपकी पोस्टिंग हो रही है। अब देख लेते हैं इसमें आपका रोल क्या होता है। इसमें आप आरबीआई के गवर्नर या डायरेक्टर को लीगल मैटर से रिलेटेड सलाह, राय सलाह जो भी देनी है तो आप आरबीआई के गवर्नर को देंगे। फिर अगर आरबीआई के अगेंस्ट किसी ने सूट फाइल कर दिया है तो आप आरबीआई को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में। इसके अलावा आपको ये भी देखना होता है कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस निकाली गई है कि क्या सारे जितने भी बैंक्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से चेक रखना होता है सारे बैंक्स के ऊपर। इसके अलावा आप बैंकिंग लॉ में आपकी मास्टरी रहेगी तो आप बैंक से रिलेटेड रूल, रेगुलेशंस और पॉलिसी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। इसमें आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स एलएलबी में चाहिए होता है। आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो ये एक्सपीरियंस या तो आप एज अ सेबी ग्रेड भी, जो हम लोगों ने इसके पहले वाली पोस्ट डिस्कस की, 2 साल का एक्सपीरियंस आप वहाँ ले सकते हैं, एज अ एडवोकेट ले सकते हैं, या किसी कंपनी कॉर्पोरेट में 2 साल का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। इसमें जो एज होती है आपकी 32 ईयर मैक्सिमम एज रखी गई है, और अगर आपने पीएचडी की रही है तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन 35 ईयर तक मिलती है। इसमें अच्छी बात यह है कि सिर्फ 2 पेपर होते हैं, प्री नहीं होता है, सिर्फ मेंस और इंटरव्यू होता है। लेकिन जो मेंस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, उसमें राइटिंग में मतलब रिटन एग्जाम होता है इसमें। तो अगर आपका बैंकिंग लॉ में इंटरेस्ट है या पॉलिसी मेकिंग, बैंक की पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्ट है तो आप इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास जैक की, दैट इज जज एडवोकेट जनरल। अगर आपका इंटरेस्ट आर्मी ऑफिसर बनने में है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आप आर्मी ऑफिसर के साथ साथ एडवोकेट भी रहेंगे। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है। आपको ये करना होगा जब आप आर्मी ऑफिसर बन जाएंगे एडवोकेट के साथ साथ, तो जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं अगर उन्होंने कोई भी रूल तोड़ा, आर्मी का कोई रूल तोड़ता है तो एक कोर्ट मार्शल किया जाता है उनका। तो कोर्ट मार्शल का मतलब है कि जो प्रोसीडिंग चलती है वो आपकी नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलती है, उनकी एक अपनी कोर्ट होती है। तो उस कोर्ट में आपको एज अ एडवोकेट रखा जाएगा और आप उनको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा आपको क्या करना होगा, आपको जैसे कि मान लीजिए चाहे वॉर की सिचुएशन हो या पीस की सिचुएशन हो,
आप डायरेक्टर जनरल जो भी आर्मी का कमांडर है उसको आप लीगल एडवाइस देंगे। कैसी लीगल एडवाइस? कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, उसको कैसे फॉलो करना है, या आर्मी ऑफिसर को कैसे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको कैसे फॉलो करना है, कहीं वो लॉज का ब्रीच ना कर दे। इसके अलावा आपको आर्मी एक्ट या रूल रेगुलेशन को इंटरप्रेट करना होगा, यानी उसको पढ़ के बताना होगा कि इसमें क्या लिखा है, आर्मी ऑफिसर को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या वो नहीं कर सकते हैं। एक तरह से रूल रेगुलेशन को इंटरप्रेट करना होगा। अब देख लेते हैं इसमें हमारी एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी के लिए हमारे पास 50% मार्क्स होने चाहिए हमारे लॉ में। दूसरा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपने रजिस्ट्रेशन कराया होना चाहिए। फिर आपने क्लैट पीजी का एग्जाम दिया होना चाहिए, यानी एलएलबी करने के बाद जो एलएलएम बच्चे करते हैं उनको एक एग्जाम देना पड़ता है, क्लैट पीजी करके एक एग्जाम है। उस एग्जाम को आपको देना है सिर्फ, और उसमें जितनी रैंक आपकी आती है, जितने मार्क्स आते हैं, उस बेसिस पे इसमें अपॉइंटमेंट होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो आपकी एज होती है वो मैक्सिमम 27 ईयर तक होती है। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप इसमें एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर आपकी शादी हो चुकी है यानी आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है, जिसमें आपका ये है कि आपकी मेडिकल फिटनेस चेक की जाती है। और आपका एग्ज़ाम, चूंकि इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, क्लैट पीजी के मार्क्स के बेसिस पे इसमें अपॉइंटमेंट होता है, तो इसमें एक जीडी राउंड होता है और उसमें पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट होता है। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और ऑब्वियसली अगर ये आप आर्मी ऑफिसर रहेंगे तो आपको आर्मी के जितने भी बेनिफिट होते हैं वो भी मिल। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास लॉ ऑफिसर इन पीएसयूज। पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कौन कौन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है? ओएनजीसी है, भेल है, गेल है। अच्छा, पीएसयूज में आप एज अ लीगल ऑफिसर अगर अपॉइंट होते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? जैसे पहले तो ये सरकारी कंपनी है तो गवर्नमेंट बेनिफिट जितने होते हैं आपको वो मिलेंगे। इसके साथ साथ इसका जो एनवायरनमेंट होता है काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, लाइक कॉर्पोरेट का जैसा एनवायरनमेंट होता है। तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं। आप इसमें जाना कैसे है? इसके लिए आपको क्लैट पीजी देना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जैक के लिए। तो जब आप एलएलबी कंप्लीट कर लें और अगर आपको एलएलएम नहीं भी करना है तब भी आप क्लैट पीजी का एग्जाम दीजिए, उसमें एक हाईएस्ट रैंक लेके आइए। उस स्कोर के बेसिस पे आप पीएसयूज में जा सकते हैं। आप कैसे जाएंगे? हर पीएसयूज की अपनी अपनी वेबसाइट्स होती है। उस वेबसाइट पे अलग अलग टाइम पे वैकेंसी आती है। जब उस पे वैकेंसी आए तो आप उसका फॉर्म फिल कर दीजिए, और फॉर्म फिल करते टाइम क्लैट पीजी का जो आपका रोल नंबर होता है वो वहाँ फिल किया जाता है, ताकि उनको पता चल सके आपकी कौन सी रैंक आई है उस पर। किसको ये पीएसयूज में जाना चाहिए? पहले, अगर आपका कॉर्पोरेट लॉ स्ट्रांग है, आप अपना कॉर्पोरेट लॉ स्ट्रांग कीजिए, यानी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये सारी चीज़ें स्ट्रांग करिए। एनवायरमेंट लॉ, क्योंकि ये दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कंपनियां हैं वो तेल, पावर और ऑयल वगैरह में डील करती हैं, तो एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा लेबर लॉ, क्योंकि इन कंपनियों को अपने लेबर से भी डील करना होता है, इसमें काम करने वाले लोगों से। तो कंपनी का अपने लेबर के साथ क्या कनेक्शंस हैं, उनके बीच क्या रूल रेगुलेशन लॉज होते हैं, उसको पढ़ने के लिए आपको लेबर लॉ पढ़ना होगा। तो लेबर लॉ भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब आपको इसमें करना क्या होगा? आपको लिटिगेशन में, जैसे आप पीएसयूज के बिहाफ पर कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे अगर किसी ने पीएसयूज के अगेंस्ट सूट फाइल किया है तो आपको आर्बिट्रेशन का भी काम करना पड़ेगा। यानी अगर पीएसयूज को उनके वेंडर के साथ कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो जो मैटर है वो आर्बिट्रेशन में जाता है, वो कोर्ट में नहीं जाता है, पहले आर्बिट्रेशन में जाता है। तो आपको एज अ आर्बिट्रेटर भी काम करना पड़ सकता है। अगर आपने पीएसयू में लॉ ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, यानी टेंडर कैसे ड्राफ्ट करना है और इंटरनेशनल टेंडर भी कैसे निकालना है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसमें एडमिशन के लिए हमने आपको बताया क्लैट पीजी देना पड़ेगा, लेकिन एलएलबी एलएलएम में मिला के आपका एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए। आपकी एज 28 से 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ पीएसयूज में 28 साल कंसिडर की गई, कुछ में 30 ईयर है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास है यूपीएससी की और पीएससी की। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो आप उसमें एज अ जो ऑप्शन सब्जेक्ट होता है उसमें आप लॉ लेके इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो हमारा कंप्लीट होता है जितने भी सारे पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स होते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स जितनी सारी हैं। एज अ लॉ स्टूडेंट आप कौन कौन सी जगह अप्लाई कर सकते हैं ये मैंने सारा कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कहीं और कोई एग्जाम्स मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको भी इस वीडियो में ऐड कर दूंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।